नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, यूरोसर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से एक बार फिर आपके साथ एक दूसरे विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। और आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसको कि हिंदी में हम लोग कह सकते हैं अति सक्रिय पेशाब की थैली। जैसा कि नाम बताता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर मीन्स ब्लैडर जो कि एक्सेसिवली, पेशाब की थैली जो कि एक्सेसिवली काम कर रही हो, जितना काम करना चाहिए उससे ज्यादा काम कर रही हो, एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है। और ये इस एक्टिविटी, इस ब्लैडर का नॉर्मल काम होता है पेशाब की थैली का कि जैसे ही यूरिन ब्लैडर में भरे, किडनी से यूरिन ब्लैडर में आए तो ब्लैडर को एक्सपैंड करना चाहिए, फूलना चाहिए और प्रेशर को अपने अंदर कम करना चाहिए। और यूरिन जब 300, 400, 500 ml हो जाए, 300 ml पे पहला प्रेशर आना चाहिए और मैक्सिमम प्रेशर 400-500 ml, आधे लीटर पेशाब पे होता है। तो नॉर्मली ब्लैडर का काम होता है स्टोरेज का, कि यूरिन जैसे ही आए तो प्रेशर बिना बढ़ाए ब्लैडर फूले और अंदर का प्रेशर कम रखे, जिससे कि आदमी को, इंसान को पेशाब की हाजत, एहसास कम हो और वो डिले कर सके, अपना नॉर्मल टाइम पे यूरिन कर सके। पर जब ऐसा नहीं होता है, पेशाब की थैली जब जल्दी ही कंट्रैक्ट कर जाती, जल्दी सिकुड़ जाती, थोड़ी पेशाब पे 100 ml पे, 150 ml पे, और इंसान को ये लगता है कि पेशाब अब रोक नहीं पाएंगे, जल्दी जाना पड़ेगा या जाते जाते छूट जाने की समस्या आने लगती, तो इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, अति सक्रिय पेशाब की थैली। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर कि ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ कुछ लक्षण होते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि मैं एक इंसान को कि मैं इस ओवर एक्टिव ब्लैडर, अति सक्रिय पेशाब की थैली में का पेशेंट हूँ कि नहीं हूँ। सबसे पहला होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार पेशाब जा रहा है। नॉर्मल इंसान को रात में 2 बार से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, सोने के बाद 2 बार से ज्यादा नहीं उठना चाहिए, और दिन में 6 बार या 7 बार, टोटल मिला के 24 घंटे में 8 बार से ज्यादा पेशाब नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा जाते हैं तो चांसेस हैं कि आप ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अर्जेंसी। अर्जेंसी मीन्स पेशाब को कंट्रोल ना कर पाना, रोक ना पाना, जल्दी से जाना, अपने कंट्रोल में ना रहना, और पेशाब को जल्दी से, पेशाब को जगह को ढूंढना और कंट्रोल ना कर पाना, पोस्टपोन नहीं कर पाना यूरिन को। तीसरा होता है जिसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, कि जाते आते पेशाब छूट जाना है, थोड़ा सा लीक कर जाना या छूट जाना। और एक चीज होती है नॉक्चूरिया, जो रात में बार बार पेशाब जाते हैं। तो इन सब चीजों को मिला के हम लोग इस 3-4 चीजों को, अर्जेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और नॉक्चूरिया, रात में बार बार पेशाब जाने को नॉक्चूरिया कहते हैं, इसको मिला के हम लोग कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। ये तो इसके कुछ सिम्टम्स थे ओवर एक्टिव ब्लैडर के। कारण क्या होता है? कारण इसके 3 होते हैं मुख्य। एक होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मीन्स जो एजिंग के साथ ही आएगा, आना ही है उसको। तो फिजियोलॉजिकल में मेल्स और फीमेल्स में, दोनों में होता है। मेल्स में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, अधिकतर लोगों में जब 55-60 ईयर्स के ऊपर जाते हैं, प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने लगती है और उसके कारण पेशाब की थैली में पेशाब रोकने की क्षमता कम हो जाती है और ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स आने लगते हैं। सेकंड होता है फीमेल्स में, कारण जो होता है फिजियोलॉजिकल कारण, वो है पेरीमीनोपॉजल या पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में, जब ब्लैडर के जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है। ये मेल्स में भी होती है ब्लैडर की, प्रोस्टेट के अलावा ब्लैडर की इलास्टिसिटी कम होने लगेगी, रिलैक्सेशन ब्लैडर का कम होने लगता है, तो उसमें भी ये सिम्टम्स आने लगते हैं कि ब्लैडर ज्यादा रिलैक्स होकर खिंच नहीं पाता है, स्टोर नहीं कर पाता है, तो उसमें भी ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। ये फिजियोलॉजिकल हो गया। और एक कुछ होता है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, खुद हम लोग ऐसी कुछ चीजें करते हैं जिससे कि पेशाब की थैली को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वो कुछ चीजें हैं, वो तो चाहे यंग एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे मिडिल एज हो, वो एक्टिविटी हम लोग की जो क्रियाएं हैं जो कि पेशाब की थैली को अति सक्रिय कर देती है, उस पर डिपेंड करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं कि जो कि पेशाब की थैली को ओवर एक्टिव बनाते हैं। दूसरी कुछ है पैथोलॉजिकल कारण होते हैं, बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज में पेशाब की थैली की सेंसिटिविटी कम हो जाती है
और ब्लैडर के नर्व के फाइबर्स जो होते हैं, डायबिटिक सिस्टोपैथी कहते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो उसमें भी कई लोगों में पेशाब रुकती है और कई लोगों में जल्दी-जल्दी जाना पड़ता है। तो डायबिटीज़ हो गई। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, कि कभी-कभी जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जिनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है या रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, माइलोपैथीज़ होती हैं, कई कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो नसों से रिलेटेड होती हैं, उनमें भी ब्लैडर का कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि स्पाइन की प्रॉब्लम या ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम रहती है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, पैथोलॉजीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं जिससे कि ब्लैडर वीक हो जाता है। प्राइमरी बीमारी कुछ और होती है, उसका रिज़ल्ट ब्लैडर पे आता है। तो पहला मैंने फिजियोलॉजिकल बताया, जो मेल्स एंड फीमेल्स में अलग-अलग कारण होते हैं, सेकंड बताया पैथोलॉजिकल और थर्ड बताया था कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, कि कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे क्रियाएँ हम लोग करते हैं जिसके के कारण पेशाब की थैली को ये ओवर एक्टिव हो जाती है। तो ये इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब इसका मेन क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत कॉमन इश्यू है और ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है। हम लोग की प्रैक्टिस में 30 to 40% फीमेल्स में आती हैं इसको लेके, मेल्स में थोड़ा कम होता है और फीमेल्स हेजिटेट करती हैं कि बताएँ, ना बताएँ। हालाँकि अब बिकॉज़ ऑफ एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट पूरी सोसाइटी में तो लोग अब अपनी समस्याओं को लेके आते हैं डॉक्टर के पास। पहले ऐसा नहीं था, ऐसे ही ज़िंदगी कट जाती थी पेशाब छूटने से इस प्रॉब्लम से। तो फीमेल्स का अब ज़्यादा एक्सपोज़र हो गया है, एजुकेटेड हो गई हैं, वो आती हैं तो किनके पास जाना है? आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या यूरोगायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है या कोई भी पेल्विक फ्लोर जो नीचे की मांसपेशियों के मसल्स के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाना है। ये डॉक्टर आपकी समस्याओं का को समझेंगे और उसका समाधान करने में आपकी मदद करेंगे। इससे इम्पैक्ट ऑफ लाइफ, अगर ये प्रॉब्लम आप नहीं शेयर करेंगे अपने डॉक्टर से तो इसमें लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और ये जो लोग सफर करते हैं इससे वो अच्छी तरह जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे। क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आदमी की सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। किसी को कहीं जाना है तो 4 बार सोचता है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, यूरिन मिलेगी कि नहीं मिलेगी करने की जगह, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। इसको टॉयलेट मैपिंग कहते हैं। टॉयलेट मैपिंग कि कहाँ टॉयलेट, मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ टॉयलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रास्ते में कहीं रुकेंगे तो टॉयलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आदमी हमेशा इस चिंता में रहता है कि हमारी परेशानी आएगी और कहीं ऐसा ना हो कि हमें बहुत दिक्कत आ जाए, तो वो सोशली अपने आप को विथड्रॉ कर लेता है। बाहर मीटिंग्स में नहीं जाता है, फंक्शंस में नहीं जाता है जिनको ज़्यादा समस्याएँ होती हैं और सोशल वेलबींग उसकी लिमिटेड हो जाती है, मूवमेंट लिमिटेड हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती हैं इससे कि रात में जो लोग बार-बार पेशाब जाते हैं, ज़्यादातर ओल्ड एज में, उसमें समस्या 2 आती हैं। दोनों, एक कि स्लीप डिस्टर्ब हो रहती है, उस इंसान की भी और उसके साथ उस कमरे में सोने वाले दूसरे पर्सन की भी। स्लीप डिस्टर्ब रहेगी तो क्रॉनिक फटीग रहेगा, हमेशा थका रहेगा आदमी दिन में। और प्रोलॉन्ग स्लीप डिप्राइवेशन, जो बहुत लंबे समय तक नींद नहीं अच्छी हो पाती है, उन कंडीशंस में स्ट्रोक होने के, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट की डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज तो नहीं कहेंगे, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, ईटिंग पैटर्न और स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उससे और भी बीमारियां, गंभीर बीमारियां भी इस कारण से हो जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रात में जब ओल्ड एज वाले लोग बार-बार यूरिन जाएँगे, तो गिरने के चांसेस बहुत रहते हैं, बाथरूम में स्लिप्स, फॉल्स, क्योंकि रात में आदमी उतना अलर्ट रहता नहीं है, अंधेरा भी रहता है। तो उससे इंजरीज़, हेड इंजरीज़, हिप बोन फ्रैक्चर, ये सब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये एक और समस्या इससे आती है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर से। तो इसका भी हम लोग को बहुत ध्यान देना है कि ये जल्दी से जल्दी इसको अपने डॉक्टर्स के पास जाके इसका परामर्श करें और इसकी समस्या का समाधान करें। अब आता है इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट है, सबसे पहला जो है कि हम लोग कुछ जाँचें कराते हैं कि ये देखने के लिए कि यूरिन के इन्फेक्शन तो नहीं है और एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं कि कोई और ऐसी चीज़ तो पेशाब की थैली या किडनी से रिलेटेड नहीं है जो कि इसको बढ़ा रही हो, जैसे कि स्टोनी हो पेशाब की थैली में या यूरिन का इन्फेक्शन हो। अगर ये सब नहीं है, अगर यूरिन का इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक दे के ठीक कर देते हैं और अगर नहीं है ये सब, तो ये पेशेंट्स क्लियर कट ओवर एक्टिव ब्लैडर की श्रेणी में आते हैं।
और दूसरे पेशेंट वो होते हैं जिनको बीमारियां होती हैं नसों की और स्पाइन की और हेड इंजरीज, ये सब इनका ट्रीटमेंट अलग चलता है। तो हम लोग प्योर ओवर एक्टिव ब्लैडर जिनको ये सब बीमारियां नहीं है, एज रिलेटेड ओवर एक्टिव ब्लैडर है या लाइफस्टाइल या डाइट रिलेटेड ओवर एक्टिव ब्लैडर है, उसके बारे में बात करेंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल तरीके से 4 में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि लाइफस्टाइल चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेट मैनेजमेंट। ओवर वेट लोगों में ये ज़्यादा पाई गई है, तो आपका वेट कंट्रोल पे होना चाहिए। आपकी अगर डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल पे होनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप पैटर्न होना चाहिए और प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप मीन 7 से 8 घंटे की नींद अनइंटरप्टेड। और डाइट डाइट में बहुत ज़्यादा एरेटेड ड्रिंक्स या अल्कोहलिक बेवरेजेस का यूज नहीं होना चाहिए। सेकेंड आता है कि हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं इनका। फ्लूइड मैनेजमेंट में होता है कि कितना पानी पीना चाहिए। ऐसे लोग आमतौर से वैसे अपने आप ही कम पानी पीते हैं, पर बहुत कम पानी पीने से भी दिक्कत है, तो हम लोग उनको फ्लूइड मैनेजमेंट कराते हैं। फ्लूइड मैनेजमेंट ये बताते हैं कि आप दिन में आप जितनी प्यास हो उतना पानी पीजिए, शाम को 6 बजे के बाद पानी पीना थोड़ा कम कर दें और जितना ज़रूरत हो उतना पिएं या उससे 2 घूंट कम पिएं, तो उससे यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा। रात में शाम से यूरिन का पानी पीने का मात्रा घटानी होगी। तीसरी चीज़ होती है टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग में हम लोग कहते हैं कि आप टाइम्ड इंटरवल यूरिन करिए। खास तौर से रात में जब आप ऐसे मरीज जब बिस्तर में सोने आते हैं उससे पहले एक बार यूरिन करें और सोने से 1-2 घंटे पहले भी यूरिन कर लें, चाहे आई हो चाहे ना हो, जिसमें कि ब्लैडर पूरा खाली हो जाए। तो जब आप 1-2 बार यूरिन करके सोने जाएंगे और शाम से पानी 6 बजे के बाद से कम कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका पेशाब कम बनेगा और आपको रात में बार-बार नहीं उठना पड़ेगा। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग की बात हो गई। फिर कुछ हम लोग बताते हैं, एक्सरसाइजेज बताते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग पीएफएमटी कहते हैं या कीगल्स एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि पेल्विस जो हम लोग की पेशाब के थैली के चारों तरफ मसल्स होती हैं, उनको टाइट करने की, उनको स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेज होती है कि पेशाब की थैली को वो कंट्रोल कर सके। अगर पेशाब लगी है तो वो कंट्रैक्ट कर दे और पेशाब को लीक होने से बचा सके। तो ये पीएफएमटी पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, कीगल्स एक्सरसाइज, ये आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास या अपने डॉक्टर के पास जाके सीखनी पड़ेंगी और इसका असर आते आते 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं कि मसल्स स्ट्रेंथन हो जाती है। कई लोग को इसका जस्ट ऑपोजिट भी करना पड़ सकता है। स्ट्रेंथनिंग की जगह कई लोग को रिलैक्सेशन की भी जरूरत होती है, तो पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी होती है। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस पे रहते हैं, जो लोग रात में देर तक जगते हैं, जिन लोगों का कैफीन का इंटेक बहुत ज्यादा है और हमेशा ऑन द टूज ऑन द मूव रहते हैं, हमेशा दिमाग चलता रहता है, रेस्ट मिलता नहीं है, जो यूजुअली यंगर जनरेशन हम लोग के, उन केसेस में आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिसमें कि आपको पेल्विक फ्लोर रिलैक्स रहे, स्ट्रेस ना रहे, उनमें ट्विचिंग ना हो और वो जरा सा यूरिन भरने पे ही भागना पड़ता है, तो ये ना हो। तो वो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आपको किस ट्रेनिंग किस एक्सरसाइज पैटर्न पे जाना है, कि पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग पे जाना है कि पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पे जाना है। वो आपके डॉक्टर आपको खुद ही बताएंगे, आपसे बात करके, आपकी लाइफस्टाइल को समझ के। तो एक फ्लूइड मैनेजमेंट हो गया, एक लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, एक आपका एक्सरसाइजेज हो गई। फिर बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जो कि आपके ब्लैडर को रिलैक्स कर देती हैं और यूरिन बार बार नहीं जाने का इच्छा करती है। और ये इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई, बहुत लेस साइड इफेक्ट के साथ आ गई, पर इनको आपको रेगुलर खाना पड़ेगा। कब तक, कई लोग पूछते कब तक खाएं। यूजुअली तो ये अगर जो लोग काफ़ी सीरियस कंडीशन में रहते हैं उनको तो काफ़ी लंबे समय पे तक रहते हैं इसमें, और सीवियर कंडीशन होती है उनको तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती। नहीं तो हम लोग एटलीस्ट 12 वीक्स कहते हैं कि 12 वीक्स तक आपको लगातार खाना है। 12 वीक्स में ब्लैडर की अपनी रिदम आ जाती है, अपनी लय आ जाती है ब्लैडर की, और ब्लैडर उसी हिसाब से मैनेज करता है। हम लोग ये भी पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको अपनी अर्जेंसी को, आप जैसे ही आपको पेशाब लगे उसको निगलेक्ट करना है। कभी बहुत तेज लगे तो ये भी फिजियोथेरेपी में आता है कि बहुत तेज पेशाब लगे तो ध्यान वहां से हटा लीजिए पेशाब के रास्ते से और कहीं और ध्यान लगा लीजिए, 5 मिनट पोस्टपोन कर दीजिए अपनी। क्यों, ऐसा करने से ब्लैडर को ट्रेन हो जाएगा, ब्लैडर रिलैक्स करना चालू कर देगा। तो ये फिजियोथेरेपी में ही आता है ये पार्ट, कि आपको डाइवर्ट
करना है अपने टेंशन फ्रॉम योर ब्लैडर टू समवेयर एल्स फॉर अ मोमेंट। तो जैसे ही एक बार वो सिग्नल जो ब्रेन से आते हैं कि यूरिन जाना है वैसे ही हट जाएंगे, तो आपको कुछ देर के लिए ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा। लास्ट में एक आता है जो कि है सर्जरीज। वो बहुत कम लोगों में यूज होती है सर्जरीज। वो ऐसे मरीजों में यूज होती है जिनका पेशाब की थैली का आकार सच्ची में छोटा हो गया हो। इसलिए नहीं कि ब्लैडर की मसल्स टाइट हैं, बट इसलिए कि ब्लैडर की कैपेसिटी छोटी हो गई। ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स जिनको ब्लैडर बहुत छोटा होता है उनमें मिलने को मिलती है, या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है और ब्लैडर छोटा हो जाता है। उसमें हम लोग सर्जरी करके ब्लैडर को रिपेयर करके बड़ा करते हैं। दूसरी एक सर्जरी बहुत कॉमन है, वो होती उन फीमेल्स में जिनमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मीन्स खांसने छींकने में जिनकी पेशाब छूट जाती है, जिन महिलाओं की, उसमें मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। उसमें सर्जरीज होती हैं, स्लिंग सर्जरीज होती हैं, टीवीटी, टीओटी हम लोग के नाम से जानी जाती हैं। ये ब्लैडर की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये पेशाब की नली यूरिथ्रा की प्रॉब्लम होती है, और इसका मेन कारण होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। अगर बहुत बड़ा बेबी हुआ है, यूजली डायबिटिक्स में होता है, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर रहा है, या प्रोलॉन्ग लेबर रहा है, बहुत देर तक बच्चे को यूनिस निकलने में समय लगा है, तो उस समय जो स्ट्रेच की इंजरीज होती हैं, उससे ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। इसमें मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, थोड़ा बहुत रोल है, थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी का रोल है, पर इसमें सर्जरीज का बहुत अच्छा रोल है। तो ये बात हो गई ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। तो इतना छोटा सा टॉपिक था। तो मेरा आपको फाइनली ये बताना है कि आप जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, खासतौर से महिलाओं को, कि कोई भी ऐसी पेशाब की समस्या आए जिससे कि आपको लगता है कि आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप 4 बार सोच के कोई काम करना पड़ रहा है कि मुझे पेशाब में जाने में दिक्कत होगी, ढूंढने में दिक्कत होगी, छूट जाएगी, तो इससे घबराएं नहीं, तुरंत परामर्श करें। 70 to 80 बल्कि 90% आपकी लाइफस्टाइल चेंज, फ्लूइड मैनेजमेंट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन से ये चीज़ क्योर हो सकती है। और मेल्स में भी यही सेम चीज़ें चाहिए होती है। यंगर पॉपुलेशन के लिए कहेंगे कि आपको लाइफस्टाइल अपनी ऐसी चेंज करनी है, कि डाइटरी हैबिट्स ऐसी करनी है, वेट मैनेजमेंट करना है, स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना है, जिससे कि आप इन चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो, मुझसे ज़रूर पूछ लें। मैं आपका जवाब बाद में आपको इसके सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दे सकूँगा। अगली बार हम लोग फिर एक कोई ऐसा ही टॉपिक लेंगे, कॉमन टॉपिक, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।